Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the second lecture of 9th class Mathematics Science Group. Today is 21st of April 2020. अपने लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की मोस्ट रीसेंट वीडियोस उनको मिलती जाएं और उनका कोई लेक्चर मिस ना हो। जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं पिछले लेक्चर्स के, उनको देख लें और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतरी की तरफ आगे लेके जाने के लिए कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 जो कि हम पहले कर रहे हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। आज हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो रहेगी एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। इस एक्सरसाइज में हम लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे, हम डिफरेंट मैट्रिसेस की टाइप्स को डिफाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस काबिल हो जाएंगे कि रो मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। रो मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद यू विल बी एबल टू डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये डेफिनेशंस आपको नहीं आती तो सॉरी टू से आप अगले एक्सरसाइजेस की तरफ मूव नहीं कर सकते। उसके बाद आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद आप नल जिसको आप दूसरे अल्फाज में ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं वो भी आपको डिफाइन करना सिखाऊंगी आज। इसके बाद आप डायगोनल मैट्रिक्स को भी डिफाइन करना सीखेंगे। फर्दरमोर यू विल बी एबल टू डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी डिफाइन करना सीखेंगे। आइडेंटिटी को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को, कि मतलब किसी मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव कैसे निकालना होता है वो भी आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगी। और एक और चीज़ जो आप सीखेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट पहले हम इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वीडियो के आखिर में आपको इसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और बिल्कुल लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताऊंगी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर बोर्ड में इस एक्सरसाइज का वेटेज कितना है, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से उठाए जाते हैं। तो पहले हम डिफाइन करते हैं रो मैट्रिक्स को। रो मैट्रिक्स जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, मीन्स अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। आप इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स विद ओनली वन रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो आप उसको कहते हैं कि वो आपके पास रो मैट्रिक्स होती है। इसकी अगर आप एग्जांपल कोट करना चाहें तो अगर आपके पास ये मैट्रिक्स ए है और 1 और 2, देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ होती है इसको रो कहते हैं और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं इसको कॉलम कहते हैं। हमारी डिस्कशन रो मैट्रिक्स पर है तो सिर्फ हम कॉलम को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं सुना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप पहले रो और कॉलम्स का कंसेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग कर लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिफाइन करना है कॉलम मैट्रिक्स को। कॉलम मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, मतलब द मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम। जैसे कि नाम से बहुत वाज़ेह है, मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम, ठीक है। और इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो कोई से भी आपके पास बी मैट्रिक्स हम दोबारा ले लेते हैं, 1 और 5 ही ले लेते हैं। अगर आप इसको देखें वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर को आप कॉलम कहते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने डिफाइन करनी है वो आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर एक ऐसी क्लोज फिगर होती है, अगर मैं इसको मज़ीद मॉडिफाई करूं अपने वर्ड्स को तो स्क्वायर एक ऐसी
फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैट्रिसेस में चार चीज़ें नहीं होती, दो चीज़ें होती हैं, कॉलम और रोज होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर हो, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास इक्वल हों, तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करेगी। मींस मैट्रिक्स विद equal number of rows and columns। अगर आप इसकी एग्जाम्पल कोट करें तो आप पे बहुत क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, और ये बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो आप आगे स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। मीन्स आपके पास कोई से भी नंबर हैं 1, 5, 7, 2, अगर आप इसको देखें कि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कैसे पूरी करती है, तो इसकी रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर आपके पास होती हैं रोज, मीन्स इसकी 2 रोज हैं, और वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर आपके पास कॉलम्स होते हैं। तो अगर आप देखें 2 ही रेड लाइंस हैं और 2 ही ग्रीन लाइंस हैं, इसका मतलब है 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, लिहाजा ये कौन सी मैट्रिक्स आपके पास डिफाइन हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास डिफाइन होगी। उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। मींस कि रेक्टेंगल, ये बोर्ड आपके पास रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपके पास बराबर नहीं है, तो इस लिहाज से अगर हम मैट्रिक्स को डील करें तो मैट्रिक्स में लंबाई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ रोज और कॉलम्स होते हैं। अगर उसके रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करेगी। मींस अगर इसको पर्टिकुलरली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिक्स विद नंबर ऑफ रोज different from that of number of columns। आप इसकी लैंग्वेज आसान भी कर सकते हैं, द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी एग्जांपल अगर आप कोट करें तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसको आप देखें तो इसकी रोज आपके पास कितनी है, 2 रोज हैं, और अगर इसके कॉलम्स आप कोलैबोरेट करें अपने कंसेप्ट को तो यहाँ पर 3 ग्रीन लाइंस लगी हैं, इसका मतलब है कॉलम इसके 3 हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स, ये इक्वल नहीं है आपस में, 2 कभी भी 3 के बराबर नहीं होता, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। और इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट हम लोगों ने डिफाइन करना है वो आपके पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स जैसे कि नाम से बहुत वाज़ह है कि ऐसा मैट्रिक्स या ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एज जीरो, या द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मैट्रिक्स इन विच all the entries are ज़ीरो। इसकी आप अगर एग्जाम्पल कोट करें तो आपके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज आपके पास क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, वो आपके पास क्या होती है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करती है। अब जाना है वो हमारे पास डेफिनेशन होगी डायगोनल मैट्रिक्स। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल की सारी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से सुनें ताकि उनका सिलेबस बेहतर तरीके से आगे चल सके। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, मीन्स वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स in which at least one diagonal element is non-zero while all the non-diagonal elements
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को डिफाइन करूं तो आपके पास, चलें इसको मैट्रिक्स को ई का नाम दे देते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। और अच्छा, ये बात याद रखनी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इधर आप इसको ऐड कर लें। ये मैंने पहले इसलिए बताया था कि आप बाद में फोकस करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कैटेगरी में ला सकते हैं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना सकते। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया है, और स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफाइन की है कि ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ऐसी लिखने लगी हूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। देखें, इसमें 3 आपके पास रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, ये हमने देखना है। आपको अगर डायगोनल का पहले कंसेप्ट नहीं है तो इस चीज़ को आप डायगोनल कहते हैं। ये जो A0B ये जो चीज़ बना रही है ये डायगोनल है। ऊपर डेफिनेशन में आपको कह रहे हैं एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। कम से कम एक डायगोनल का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई और नंबर होता, और ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जीरो हो। इवन देन दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल में हमें एक नंबर ऐसा मिल रहा है जो जीरो के बराबर नहीं है। और ऑफ द डायगोनल या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर और नीचे होते हैं, वो सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं कि वो जीरो हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल होगी इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की। फर्दर आपने मूव करना है स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, हर आगे वाली मैट्रिक्स ना पीछे वाली किसी मैट्रिक्स से लिंक्ड है। अगर आपको पीछे वाली मैट्रिक्स क्लियर नहीं, एक सीक्वेंस बना दिया गया है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि उठा के डायगोनल को पहले डिफाइन कर दिया, स्केलर को बाद में डिफाइन कर दिया, ये ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में चलना है। जिस तरह आपको डायगोनल को डिफाइन करने के लिए स्केलर का पता होना चाहिए, इस तरह स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए पहले आपको डायगोनल का पता होगा, तभी आप डिफाइन कर सकेंगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स आपके पास ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, एज फॉर सेम एज फॉर स्केलर। अगर आपने एक रैमिंग वाले तरीके से याद करना है तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, स्केलर, या आप इसको लिख सकेंगे डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड scalar matrix if all the elements in the diagonal are same। वर्ड जिस पे फोकस करना है वो आपके पास ये है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, मीन्स एक जैसे हो जाएं। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को, ये जो आपके पास मैंने डायगोनल के लिए लिखी है, इसी के लिए मैं अगर स्केलर डिफाइन करूं तो वो मुझे कुछ इस तरह से डिफाइन करनी पड़ेगी। पहले तो मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, A0 0 और ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने सेम रखने हैं। अगर ये सेम नहीं है तो उसका मतलब है ये स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकती। ये अब देखें ज़रा, आप डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ए है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपको पहले स्केलर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। जिस तरह डायगोनल के लिए स्केलर का होना ज़रूरी है, स्केलर के लिए डायगोनल का होना ज़रूरी है, इस तरह आइडेंटिटी के लिए स्केलर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। तो किसी स्केलर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं अगर उसके डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे 1 हो जाएं, मीन्स मैट्रिक्स। और ये कौन सी मैट्रिक्स होती है आपके पास? बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स विद ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एज 1। ये खास किस्म की स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं? 1। अगर मैं इसकी एग्जांपल कोट करूं तो आपके पास 1 0 0 1। अगर आप इसको देखें तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, उसके बाद ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स की फिर एक खास किस्म है
जिसके डायगोनल में दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1। तो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 1 हो उसको आप एक खास नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम यूनिटी मैट्रिक्स भी होता है। नेक्स्ट जो बेटे आप लोगों ने डिफाइन करना है वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव आप कैसे लेते हैं किसी चीज का, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, बस इसका आपको कंसेप्ट देने लगी हूँ क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन हर बोर्ड में आता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी आपको मैट्रिक्स दी गई है उसका नेगेटिव निकालें। तो जैसे कि आपको बहुत क्लियर है, नेगेटिव का मतलब होता है उल्ट, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। अगर आप अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करें तो वो आपको कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में वो आपको कह रहा है इफ यू आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए एज 0 1 -1, ये आपके पास मैट्रिक्स है और वो कहता है कि आप इसका मुझे नेगेटिव निकाल के दिखाएं। तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। अगर आप बेटे यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट लवर्स हैं उनके लिए तो गिफ्ट ही है कि एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। 0 के साथ ना आप पॉजिटिव लगा सकते हैं ना नेगेटिव लगा सकते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ साइन प्लस है। मीन्स 0 के साथ तो साइन कभी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। और ये प्लस है तो इसने क्या हो जाना है माइनस, और ये माइनस है तो इसने क्या हो जाना है प्लस। आप इसको फर्दर ये भी लिख सकते हैं 0 -1 और 1 लिखा हो या +1 लिखा हो, ये दोनों एक ही बात है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आप लोगों ने ध्यान देना है वो ये है कि लेफ्ट राइट साइड पर तो स्टूडेंट यहाँ पर चेंजिंग करना सीख जाता है कि इसके एलिमेंट्स के साइंस हमने चेंज करने हैं, लेकिन यहाँ पर वो भूल जाता है कि ये नेगेटिव साइन लगाना है। इन केस अगर आपने ये नेगेटिव साइन पेपर में नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ए हैं और दोनों ए के जवाब कैसे मुख्तलिफ हो गए, अगर उनके नाम सेम है तो उनके जवाब सेम होने चाहिए। तो आप लोगों ने जो फोकस करना है वो ये है कि यहाँ पर ये नेगेटिव मिस नहीं करना। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके रिमेनिंग पार्ट्स ये हैं। इसी तरीके से आपने नेगेटिव निकालने हैं जो आपको सिखा दिए गए हैं, सिर्फ आप क्या करें साइन को फ्लिप करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका वो है आपके पास ट्रांसपोज, कि आप किसी चीज़ का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हाउ यू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन हर बोर्ड में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला सेक्शन आपका बनता है उसमें ये क्वेश्चन देखे गए हैं। ट्रांसपोज किस तरह से लिखा जाता है, जैसे नाम से चाहिए ट्रांसफर कर देना। मैट्रिक्स में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक कॉलम होती है और एक दूसरा रो होती है। मतलब आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को आप रोज में चेंज कर दें तो ये आपका क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो उसमें आपको उसने मैट्रिक्स दी हुई है A = 0 1 एंड -2, पहला पार्ट जो है, और कहते हैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दें। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर, A लिखना है उसके ऊपर छोटा सा t लिखना है, ट्रांसपोज की निस्बत से t आएगा, ठीक है। स्मॉल t लिखना है, कैपिटल T नहीं लिखना। ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज का मतलब आम अल्फाज मैंने आपको बता दिया है कि रोज को कॉलम्स में, जो बहुत ही बच्चे समझते हैं कि उनको ये बात नहीं वो ग्रिप कर सके, तो आप बस ये याद रखें कि लेटी हुई लाइन को खड़ा कर देना है और खड़ी हुई लाइन को लेटा देना है। ये खड़ी हुई लाइन है, इसको आपने क्या कर देना है, ऐसे लेटा देना है, तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब ए मैट्रिक्स आपकी ये थी और इसका ट्रांसपोज आपके पास ये हो गया। दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। अगर एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन इसी का प्रैक्टिस के लिए कर दूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि एफ का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो एक्स का ट्रांसपोज आपके पास किस तरह से निकलेगा कि एफ पर आपने लिख लिया ट्रांसपोज, ठीक है, और लेटी हुई लाइन को खड़ा करना है, दिस इज द रो, इसको आपने खड़ा करना है। 1 2 आ गए यहाँ पर, फिर ये लेटी हुई लाइन है इसको भी खड़ा करना है आपने, ये 3 4। तो ये जो नई चीज आपके पास आई है दिस इज बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ दिस एफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको उसमें मैट्रिक्स दे रखी है ए और वो आपको कह रहा है कि इस पर आपने
ये प्रॉपर्टी पूरी करनी है। मीन्स ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वही आता है। मीन्स वो ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिखाना चाह रहा है कि ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाता है। तो इसको सोल्यूशन देने से पहले, इसका सोल्यूशन देने से पहले एक जो कंसेप्ट लवर्स हैं उनके लिए एक कंसेप्ट ये है, याद रखना है कि 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक लाजमन आता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आए तो इसको आप कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज का जिक्र है तो ये मैंने बेहतर समझा है कि मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसको आप क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हर बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए और जवाब ए ही आ जाए, मतलब चेंज ना हो, तो फिर ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। सिमिलरली एक और कंसेप्ट है कि अगर ट्रांसपोज लें तो नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, माइनस मतलब कॉमन आ जाए, तो फिर इसको आप क्या देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि ये 2 नंबर्स आपने यहाँ से सिक्योर करने हैं। अब सोल्यूशन की तरफ चलें। सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब किसी चीज़ का ट्रांसपोज तब होगा जब ए आपके पास होगा। सबसे पहले आप ए ले लें, वो क्या है 1021। फिर आप इसका क्या लें, ट्रांसपोज लें। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स ये जो ग्रीन लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ इनको आप, ये लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल कर दें। वर्टिकल ये कैसे हो जाएंगी, 1 और 2 यहाँ आ जाएगा और फिर 0 और 1। मीन्स ये आपके पास ए था, ये उसका ट्रांसपोज, या इतना ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आपने बना ली है। फर्दर मोर यू हैव टू मेक ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आप दोबारा से लें यहाँ पर ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। अब देखिए जरा, ये जो मैं रेड लाइंस मार्क कर रही हूँ, रेड लाइंस लेटी हुई हैं, इसको आपने खड़ा करना तो ट्रांसपोज बन जाएगा, वो बन जाएगा 1021। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये वैल्यू तो किसकी बनी है, ये वैल्यू तो इस ए की नहीं बन गई। तो हम यहाँ पर मतलब लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया ए के। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो आपको दे दिया गया है। इसका सोल्यूशन आप लोगों ने चेक कर लेना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। बेटे ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है एक्सरसाइज 1.2 का। जो डेफिनेशंस आपको बताई हैं तीनों क्वेश्चंस में वो आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दे रहा है और आपका सिर्फ डेफिनेशन का कंसेप्ट चेक कर रहा है कि वेदर आपको डेफिनेशंस कम्प्लीटली फुल फ्लैज आती भी हैं या नहीं। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक क्वेश्चन रैंडमली उठाया गया आपकी एक्सरसाइज के अंदर से ही, तो वो कहता है कि इसको जो है आप बताएं कि कौन सी मैट्रिक्स है। जैसे कि आपको बताया इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर है नल मैट्रिक्स। दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं कि 0 मैट्रिक्स। अब इसको एक और भी नाम दे देते हैं। इसकी रोज और कॉलम जरा गैस करें, रोज कितनी है इसकी, 2 रोज हैं, और कॉलम्स इसके कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो इसका मतलब है ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये तो तीसरे नंबर पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है आपके पास। ये फर्दर मोर आपके पास क्या है, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी दे दें। सिमिलरली इसको ज़रा चेक करें, इसमें कितनी रोज हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो जिसमें एक रो हो तो वो होती है रो मैट्रिक्स। ठीक है, और आगे देखें ये और क्या बन सकती है, एक रो है और ज़रा आप इसके कॉलम्स देखें 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो फर्दर मोर रो के साथ साथ आप इसको क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ये है। तीसरे वाले का सोल्यूशन अगर आप देखें तो वो आपको कहते हैं इसमें एक कॉलम है, कितने कॉलम्स हैं, सिर्फ एक कॉलम है, सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। और फर्दर मोर अगर आप इसको जज करें तो इसकी रोज कितनी है, 1, 2 एंड 3, 3 रोज हैं, ये भी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये क्या हुआ, ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई। यहाँ पर ये अगर नेक्स्ट वन को आप प्रोसीड करें तो ये आपने देख लिया, इसको क्या कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हैं, तो इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा ये डायगोनल एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कम से कम ऐसा तो एक तो है ना लाजमन, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए नॉन जीरो, उसके बाद ये सेम भी हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगी। फर्दर ये कि ये इसके रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में भी फॉल करती है। जो लास्ट आपके पास है वो क्या है, इसकी कितनी रोज हैं, आपके पास 2 रोज हैं। ठीक है, और कॉलम आपके पास कितने हैं, 1, 2 एंड 3, ये आपके पास 3 कॉलम्स हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी है आपके पास मैट्रिक्स, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये आपके पास 1.2 एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1 की, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जिन लोगों ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे
और उनको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में दिक्कत हुई है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 1, 2, 3 में क्वेश्चन नंबर्स में आपके लिए पार्ट्स छोड़ दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पार्ट्स नहीं कर सकेंगे, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और उनके भी सोल्यूशन उनको दे दिए जाएंगे। और जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपसे ये बोला गया था कि आपको इस एक्सरसाइज का वेटेज बताया जाएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका वेटेज 4 से 6 नंबर्स हैं। मींस आप पेपर में इस एक्सरसाइज में से 4 से 6 नंबर का पेपर आता है और दिस इज़ अ गुड एवरेज। 4 से 6 नंबर का पेपर क्वेश्चन यहाँ से आता है। जो लास्ट 2 मैंने पार्ट्स करवाए हैं ये अक्सर लॉन्ग का हिस्सा रहे हैं। एक डेफिनेशन मस्ट इसमें आती है, जो भी बोर्ड आप उठा लें, लाहौर, फैसलाबाद, पंजाब बोर्ड में से जो भी बोर्ड आप उठा लें, एक डेफिनेशन लाजमन होगी। नेगेटिव या ट्रांसपोज का क्वेश्चन आपके पास लाजमन होगा। और ये जो इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया वो, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इन केस अगर ये लॉन्ग में आते हैं तो वेटेज 6 मार्क्स का बनता है और अगर ये शॉर्ट में आते हैं तो वेटेज आपके पास 4 मार्क्स का बनता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।